लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि आने वाले दिनों में ISSB देने जाएंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट ISSB के बारे में बात करेंगे कि ISSB में आपने क्या चीज़ें करनी और क्या चीज़ें आपने नहीं करनी। सबसे पहले अराइवल डे से हम स्टार्ट करते हैं। अराइवल डे में सबसे पहले आपको जो बायोडाटा फॉर्म मिलेगा, उस बायोडाटा फॉर्म में आपसे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके हॉबीज़, स्पोर्ट्स, विच टाइप ऑफ फ्रेंड्स डू यू लाइक टू हैव, यानी किस किस्म के दोस्त आपको बनाने पसंद है, फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कौन है, क्यों है वो आपकी फेवरेट पर्सनालिटी, आप अगर रिजेक्ट होगे तो आप कौन सा करियर अडॉप्ट करेंगे और क्यों वो करियर आप अडॉप्ट करेंगे। आपसे आपके मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। आपके अगर कोई ज़मीन है, एग्रीकल्चरल, रेजिडेंशियल या कमर्शियल, उससे रिलेटेड भी आपसे इन्फॉर्मेशन लेंगे। डिजीज़, कुछ आपको वो बीमारियां देंगे कि आप में ये डिजीज़ तो नहीं है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। आपके कोई रिलेटिव्स अगर आर्म्ड फोर्सेस में है तो उनसे रिलेटेड भी आपसे इन्फॉर्मेशन वो लेंगे। और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे, लिहाजा ISSB जाने से पहले आपने अपना बायोडाटा फॉर्म 3 से 4 बार आपने फिल करना है और अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है उस पर, ताकि जैसे ही आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करने में आसानी हो। और जिस टीचर से भी आप तैयारी कर रहे हैं, अपने ट्रेनर से आपने वो फॉर्म लाजमी चेक करवाना है, ताकि जो भी आपके मिस्टेक हो बायोडाटा फॉर्म में, आपका ट्रेनर वो मिस्टेक आपको बता सके। अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम कंप्लीट बायोडाटा फॉर्म देते हैं। जब वो प्रिंट करते फॉर्म अपना, फिर हम उनको समझाते हैं कि बायोडाटा फॉर्म में क्या क्या चीज़ें जो भी होती है शुरू से आखिर तक हम उनको समझाते हैं। उसके बाद वो फिल करते हैं। फिल करने के बाद जो जो चीज़ें भी उनकी ख़राब होती हैं वो हम उनको दोबारा से करवाते हैं और फिर उनको कंफर्म करते हैं कि ये चीज़ें आपकी ठीक हो गई है। फिर उसके अकॉर्डिंग उनके आगे जो सेंटेंस कंप्लीशन, पिक्चर स्टोरीज जो भी होती हैं वो उसके मुताबिक उनको तैयार किया जाता है। फिर बायोडाटा फॉर्म के एंड पे आपसे एक मोमेंट लिखवाया जाता है जिसे इंसिडेंट राइटिंग या मोमेंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। उसमें हैप्पीएस्ट मोमेंट भी हो सकता है, सैडेस्ट मोमेंट भी हो सकता है, स्वीट ड्रीम भी हो सकता है, एम ऑफ लाइफ, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, एम्बिशन ऑफ लाइफ एटसेट्रा। ये सारे मोमेंट आपसे पूछे जाते हैं। अभी बहुत से बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अनफॉरगेटेबल मोमेंट अगर आता है आपको कहा जाता है यानी एक ऐसा लम्हा जो कभी आप नहीं भूल सकते। बहुत से बच्चे उसमें लिखते हैं कि जब मेरी फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो उसको मैं नहीं भूल सकता। कोई कहता है जब मेरे सामने बाइक का एक्सीडेंट हो गया या कार का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई वफात पा गया तो उसको मैं नहीं देख सका। एक्सीडेंट में कोई अगर शख्स वफात पा जाए तो उसको जब मैंने देखा था तो वो मेरी ज़िंदगी का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। कोई कहेगा किसी को करंट लग गया वो मेरे सामने और वो मर गया। कोई कहेगा किसी को कैंसर हो गया, बीमारियां और भी सारी। कोई उस दिन एक बच्चा मेरे पास आया था ISSB की तैयारी के लिए, तो उसने लिखा था कि मैं जा रहा था और मेरे सामने कोई बच्चा नहर में डूब के मर गया। तो ये एक ऐसा लम्हा था उसका जो कि वो नहीं भूल सकता। तो ये जब आगे साइक देखेगा, इसकी जगह आपने वो चीज़ें लिखनी है जो कि पॉजिटिव हो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा लम्हा जो कि आप नहीं भूल सकते। आप अगर गम का लम्हा नहीं भूल सकते तो खुशी का भी तो हो सकता है। आप लोग कह सकते हैं जब हम बचपन में या स्कूल कॉलेज का जो ट्रिप गया था, मरी गया था, नारायण का गान गया था या किसी और जगह, तो वहाँ पे हमने इतना एंजॉय किया था कि वो मेरी ज़िंदगी का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट था। आप ये भी बता सकते हैं। अच्छी चीज़ें आपने लिखनी है, पॉजिटिव चीज़ें लिखनी है और नेगेटिविटी से आपने अवॉइड करना है। इसके बाद आ जाता है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग में आपको 500 वर्ड्स का एस्से आपने लिखना होगा। 4 पेजेस आपको मिलेंगे, उस पर आपने लिखना होगा। बहुत से बच्चों को एस्से लिखने का मेथड ही नहीं पता कि एस्से हमने लिखना क्या है। उनको नहीं पता कि क्या हमने लिखना है, कैसे लिखना है, एस्से में क्या देखा जाता है, किन गलतियों से हमने अवॉइड करना है और कौन से टॉपिक रिपीट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखें, एस्से लिखने के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है मेन बॉडी, तीसरा होता है कंक्लूजन। तो ये आपने अच्छे से एस्से लिखना है। उसके बाद बच्चे मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने एस्से में क्रिटिसाइज़ कर देते हैं। क्रिटिसाइज़ किस पे करते हैं? अपने पॉलिटिशियन पे तनकीद करते हैं, अपने अदालतों पे तनकीद करते हैं, अपने पुलिस पे करते हैं। मिसाल के तौर पर टॉपिक आता है करप्शन का। बच्चा आगे से लिखता है कि पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करप्ट है, पाकिस्तानी पुलिस करप्ट है, अदालतें इस तरह से। जब आपकी सोच अपने ही मुल्क के बारे में ऐसी है तो कैसे आपको पाकिस्तान आर्मी में एक ऑफिसर वो सिलेक्ट कर सकते हैं? कभी भी आपको नहीं कर सकते। लिहाजा आपने ऐसा करना है कि अच्छी तरह से आपने इससे लिखना है। हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको सबसे पहले हम समझाते हैं क्या करना है, कैसे करना है, किन गलतियों से अवॉइड करना है। फिर हम उनका टेस्ट लेते हैं इससे लिखने का। जैसे ही जब वो इससे लिख लेते हैं, उनके टेस्ट में जो भी मिस्टेक होती है उनको उन मिस्टेक के बारे में बताया जाता है। फिर दोबारा से वो लिखते हैं, अपनी गलतियों को दूर करते हैं
उसके बाद हम उनको दोबारा से प्रैक्टिस के लिए टॉपिक्स देते हैं, फिर वो उन टॉपिक्स पे डेली यानी रोज़ाना की बुनियाद पे प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद दूसरा दिन आ जाता है यानी फर्स्ट डे साइक वाला। उसमें सबसे पहले मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है आपका। मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो नोट्स हम आपको देंगे उसी नोट्स में आएंगे, ये कोई मुश्किल टेस्ट नहीं है, सारे सवाल वही आपको आएंगे। तो ये एक दिन में ही आपकी इसकी तैयारी हो जाएगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपके होंगे वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, पिक्चर स्टोरी, पॉइंटर स्टोरी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और OPI। अभी टाइम इतना नहीं है ताकि इस एक एक चीज़ को हम डिस्कस कर सकें, लेकिन ये होता है कि वर्ड एसोसिएशन में टाइम बहुत कम होता है आपके पास और आपने सीक्वेंस का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। सेंटेंस कंप्लीशन की अगर हम बात करें तो सेंटेंस कंप्लीशन में भी आपके पास टाइम कम होता है, आपने शुरू से लिखना होता है, दरमियान में सेंटेंसेस नहीं छोड़ने होते। स्टोरीज़ में भी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि आप नेगेटिविटी की तरफ लेके चले जाते हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में 10 सिचुएशंस होते हैं कि एक सिचुएशन के लिए 2 मिनट का टाइम होता है आपके पास। अच्छी तरह से आपने लिखना होता है, इमोशनली स्टेबल रहना होता है, आपने इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता और भी काफ़ी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। OPI आपके पर्सनालिटी का टेस्ट है और ये जो सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट है इसमें आपसे पूछा जाता है कि आपके फ्रेंड्स पॉइंट ऑफ व्यू और आपके जो अपोनेंट हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कुछ मुश्किल नहीं है, बट साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपने कोशिश करनी है कि YouTube से अवॉइड करना है। अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक आपने वर्ड एसोसिएशन के भी सेंटेंसेस बनाने हैं, सेंटेंस कंप्लीशन में भी वही लिखना है, पिक्चर स्टोरीज़ भी किसी और की कॉपी नहीं करनी। बच्चे क्या करते हैं, YouTube पे जाते हैं, वहाँ पे लिख देते हैं वर्ड एसोसिएशन सॉल्व, वो तो किसी और ने सॉल्व किए होते हैं। बायोडाटा फॉर्म में आपने लिखा होता है कि मेरी हॉबीज़ है क्रिकेट, मेरी हॉबीज़ है फुटबॉल, लेकिन आपके सेंटेंस कंप्लीशन और आपके वर्ड एसोसिएशन से निकल रहा होता है कैंडिडेट जो है वो वॉलीबॉल खेलता है, क्योंकि आपने किसी और की चीज़ें कॉपी की होती है। वर्ड एसोसिएशन में आपने अपने जो मेरिट्स डीमेरिट्स कुछ और लिखे होते हैं, उसमें सेंटेंस कंप्लीशन और स्टोरीज़ में आपके कुछ और नज़र आ रहे होते हैं। तो साइक समझ जाता है या इसने हॉबीज़ और स्पोर्ट्स झूठ लिखा है या इसने अपने साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो किसी और जगह से कॉपी करके वो लिखा है। लिहाजा आपने ऐसा करना है कि अपनी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयारी करके जानी है आपने। जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं हम उनके बायोडाटा फॉर्म सारा उनको फिल करवा के फिर उनको उनकी पर्सनालिटी के मुताबिक, उनके फैमिली बैकग्राउंड के मुताबिक उनको तैयार करते हैं। आप मुझे एक बात का जवाब दें, 2 बच्चे, एक बच्चा गिलगित बल्तिस्तान का, एक इस्लामाबाद का है, एक पहाड़ी इलाकों से, दूसरा मेन सिटी से। तो इन 2 बच्चों की सोच सेम हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। इनका एकेडमिक रिकॉर्ड सेम हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। एक दिन को खुद मजदूरी करता है और दिहाड़ी लगाता है, जबकि दूसरा जो बच्चा है उसको सारा कुछ घर में बैठ के तैयार मिलता है। तो क्या ये 2 बच्चे सेम हो सकते हैं? कभी भी नहीं हो सकते। लिहाजा हम आपको सॉल्व चीज़ें नहीं देंगे, आपको सारा कुछ समझाएंगे, फिर आपको नोट्स देंगे प्रैक्टिस के लिए, सब कुछ आपका टेस्ट होगा, जितने भी चीज़ें उन सब के आप टेस्ट देंगे, हमें जो भी मिस्टेक होंगी वो हम आपको बताएंगे और आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक तैयार किया जाएगा। इसके बाद हम GTO की तरफ आते हैं। GTO के 2 टेस्ट इंडोर में होते हैं, बाकी आउटडोर में होते हैं। इंडोर में आपका होगा लेक्चरेट, जिसे वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाएगा, और दूसरा मिलिट्री प्लानिंग, जिसे वहाँ पे मॉडल प्लानिंग या ग्रुप प्लानिंग कहा जाता है। तो लेक्चरेट में आपको ये होगा कि आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, एक टॉपिक आपने चूज़ करना होता है। GTO आपको कहेगा योर फर्स्ट टॉपिक इज़ मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस एंड योर सेकंड टॉपिक इज़ वेस्टर्न कल्चर। अभी आपने कौन सा चूज़ करना है? बच्चा मिस्टेक ये करता है, बच्चा कहता है आई विल चूज़ सेकंड वन, वो कहता है प्लीज़ रिपीट द टॉपिक, तो फिर आपको टॉपिक भूल जाता है। लिहाजा आपने ऐसा करना है, GTO को बताना है कि मैं ये टॉपिक चूज़ करूँगा, टॉपिक का नाम आपने बताना है, यानी मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। फिर आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके जो बाहर बच्चा होगा आपसे पहले वो अंदर आएगा, उसके बाद बाहर आप सोचेंगे कि टॉपिक से मैंने एग्री करना है या डिसएग्री करना है। मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, तो आप डिसएग्री करें, मनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है। अभी अगर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस नहीं है तो आप क्या बताएंगे, क्यों नहीं है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस? तो आप इससे रिलेटेड 2-3 आपके पास लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए। फिर GTO आपको इंस्ट्रक्शंस में बताएगा कि जैसे ही आप बाहर से अंदर आएंगे कभी भी आपने परमिशन नहीं लेनी और ना ही दरवाजे को नॉक करना है। इसके बाद टॉपिक का नाम आपने दोबारा से नहीं रिपीट करना कि मेरा टॉपिक ये है, डायरेक्ट आपने टॉपिक को स्टार्ट कर देना है। बच्चा जैसे ही बाहर से आता है दरवाज़ा भी नॉक कर देता है, परमिशन भी ले लेता है। GTO परमिशन तो दे देता है लेकिन लिख देता है कैंडिडेट की रिसेप्टिविटी इतनी वीक है कि अभी मैंने इसको बताया था कि आपने दरवाजे को नॉक नहीं करना, दोबारा से कंफ्यूज हो गया, अभी दरवाज़ा इसने दोबारा से नॉक कर दिया है। उसके बाद जैसे ही बच्चा अंदर आता है टॉपिक को रिपीट कर देता है, जेंटलमैन माय टॉपिक इज़ मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या नहीं।
तो इससे मैं एग्री करता हूँ। ये चीज़ें सारी चीज़ें GTO लिख देता है कैंडिडेट इज़ मटीरियलिस्टिक, कि ये कह रहा है कि मनी इज़ द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। फिर बच्चा कहता है सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है क्योंकि पैसा होगा तो हम सारा कुछ कर सकते हैं। GTO कहेगा वेरी गुड, शाबाश, फिर GTO आपको नॉट रिकमेंड कर देगा। इसके बाद मिलिट्री प्लानिंग में आपको एक प्लान मिलेगा, आपने उसको सॉल्व करना है। प्लान डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपने प्रायोरिटी देनी है। फॉर एग्जांपल एक एयरपोर्ट, एक फ्लाईओवर है, शॉप है, स्कूल है, यहाँ पे अटैक हो रहा है। सबसे पहले आप किसको बचाएंगे? ज़ाहिरी बात है एयरपोर्ट को बचाएंगे, फिर दूसरे नंबर पे स्कूल को बचाएंगे, फिर आप शॉप या फ्लाईओवर जिसको भी बचाना चाहते हैं। लेकिन प्रायोरिटी आपने देनी है। ये ना हो कि आप एयरपोर्ट को बाद में रखें, पहले आप कहते हैं कि हम फ्लाईओवर को बचाएंगे और शॉप को बचाएंगे। ऐसा नहीं करना। फिर आपको स्पीड और डिस्टेंस गिवन होगा, आपने सिर्फ टाइम को फाइंड करना होगा। 3 किस्म के रोड्स आपको दिए होंगे, जिसमें से सबसे कम वक्त लगेगा उसको ही आपने चूज़ करना है। गाड़ी की कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए कि गाड़ी में कितने लोग आएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग टाइम यानी किस टाइम टास्क स्टार्ट होगा, किस टाइम ख़त्म होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। बाकी भी चीज़ें हम आपको इसकी भी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इसके बाद आपके आउटडोर में होगा प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, ऑब्स्टिकल्स और कमांड टास्क। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में GTO को पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा अकेडमी से तैयारी करके आया है। बहुत से बच्चे वहाँ पे ऐसा बिहेव करेंगे, सामने पता चल जाएगा। जैसे ही आप लोग टास्क करेंगे तो GTO को पता चल जाएगा कि ये बच्चा अकेडमी लगा के आया है और तैयारी करके आया है, तो वो बच्चा GTO की नज़र में आ जाएगा। उसके बाद बहुत से बच्चे कमांडर बनने की कोशिश करेंगे, यानी ये प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क है, ग्रुप का टास्क है, वो कमांडर बनने की कोशिश करेंगे, डोमिनेटर बनने की कोशिश करेंगे। बहुत से बच्चे जब काम करते हैं वो GTO को दिखाने के लिए काम करते हैं। कहते हैं चेस्ट नंबर 4 मैं यहाँ से जंप लगा सकता हूँ, फिर GTO की तरफ देखता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है कि ताकि GTO सुन ले कि मेरा जो चेस्ट नंबर 7 है कि मैं यहाँ से जंप लगा सकता हूँ। इस तरह से नहीं करना आपने। बहुत से बच्चे एक दूसरे का गुस्सा करेंगे, एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे। शुरू में तो लड़ाई इस पे होगी कि 2 रास्ते होते हैं, आधे कहेंगे इस रास्ते से जाना है, आधे कहेंगे उस रास्ते से जाना है। तो वहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि मसले को हल करना है। ग्रुप्स बन जाते हैं PGT में, आधे इस तरफ आ जाते हैं, आधे उस तरफ आ जाता है। तो आपने ग्रुप को तोड़ना नहीं है, बल्कि ग्रुप को आपस में जोड़ना है। इसके बाद बहुत से बच्चे सेल्फिश हो जाएंगे, GTO की नज़र में आ जाएंगे। कोई टास्क में होगा ही नहीं, टास्क से बाहर होगा, खड़ा होगा, कोई रस्सी लेकर खड़ा होगा, कोई ड्रम लेकर खड़ा होगा। तो इस तरह से भी नहीं करना। टास्क में आपने परफॉर्म करना है, अच्छी तरह से आपने परफॉर्म करना है। उसके बाद ऐसा होता है कि GTO आपको कहता है चेस्ट नंबर 4 आपके लिए 5 सेकंड के लिए ज़मीन इनबाउंड है, यानी आप ज़मीन को टच कर सकते हैं 5 सेकंड के लिए। तो बहुत से बच्चे फिनिशिंग पॉइंट पे चले जाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट से कि मैंने टास्क को कंप्लीट कर दिया है। GTO की नज़र में वो भी आ जाता है। तो इन गलतियों से आपने अवॉइड करना है। अभी टाइम कम है ताकि मैं आपको और भी चीज़ें डिटेल से समझा देता। उसके बाद है आपके पास कमांड टास्क। कमांड टास्क में GTO आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि आपने जो भी कमांडर बनेगा वो मेरे लेफ्ट साइड पे रहेगा। फिर वो आपको कहेगा कि जो कमांडर बनेगा, चेस्ट नंबर 6 बनेगा, तो वो अपने जो प्रीवियस चेस्ट नंबर्स हैं उनको अपना सबऑर्डिनेट बनाएगा। एक वो होगा, 5 उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। और फिर आपको ये भी बताएगा GTO कमांड टास्क से पहले कि ब्रीफिंग कंप्लीट होने के बाद सबसे पहले कमांडर कौन बनेगा। ये एक इम्पोर्टेंट आपके लिए चीज़ है। आपने यहाँ पे इनिशिएटिव की क्वालिटी दिखाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपने अपना हाथ उठाना है। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे, परेशान नहीं हो रहा। सबसे पहले आपने हैंड रेस करना है। वो GTO की मर्जी है कि किसको बाहर निकालता है सबसे पहले कमांडर बनाने के लिए, लेकिन आपने इनिशिएटिव वहाँ पर लेना है। इसके बाद फिर आपने GTO के लेफ्ट साइड पर ही जाना होगा। GTO आपसे इंटरव्यू भी लेगा, सवाल आपसे पूछेगा 2-3 मिनट का ही, चलते चलते ही आपसे इंटरव्यू ले लेगा। उसके बाद सबसे जो पहली चीज़ है वो ये है कि आपको GTO प्लेन दे देगा। आपने GTO कहेगा अपना प्लेन बनाया, आपके पास 30 सेकंड है या 40 सेकंड है। प्लेन बनाने के बाद आप कहेंगे GTO को कि मेरा प्लेन कंप्लीट हो गया है। फिर आप अपने जो ग्रुप होगा उसको बुलाएंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपने उनको कहना है कि चेस्ट नंबर 6 से आपका 5 4 3 2 1 आप इस तरफ हो जाएं। बाकी जो कैंडिडेट्स है वो GTO के अपोजिट आप लोग खड़ा करेंगे, वो GTO आपको बता देगा। फिर इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रीफिंग। कमांड टास्क में आपकी ब्रीफिंग अच्छी होनी चाहिए। ब्रीफिंग आपने सब अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना है, जो इनबाउंड है, आउटबाउंड है, जंपिंग, थ्रोइंग, टोटल टाइम कितना है, आपके पास मटेरियल कौन सा है, कौन से कलर क्या है, ये सारे आप बता देंगे। आपका ब्रीफिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। उसके बाद ब्रीफिंग के बाद आपने उनसे पूछना है कि कोई सवाल है आपके या नहीं है। सारा कुछ क्लियर करने के बाद पहले आपने खुद इनिशिएटिव लेना है। फिर कभी भी गुस्सा नहीं करना उन पे। जो काम आपने करना है, फॉर एग्जांपल एक पट्टा लगाना है, सबसे पहले आपने उस पर चलना है, ताकि अगर आप गिरेंगे तो सबसे पहले आप गिरे। अपने सबऑर्डिनेट को ज़ख्मी नहीं करना आपने।
अगर ज़ख्मी करेंगे तो आप एक रिस्पॉन्सिबल कमांडर नहीं बन सकते। अगर आपके सबॉर्डिनेट से फाउल भी हो जाए तो फिर भी आपने गुस्सा नहीं करना। सजेशन आपने बाकी लोगों से नहीं लेनी, बल्कि ख़ुद आपने सोचना है कि कैसे हम अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चा जब कंफ्यूज हो जाता है, जीटीओ कहता है आप किसी और से सजेशन ले सकते हैं, तो वो कहते हैं हाँ जी मुझे कोई सजेशन दे दे ताकि टास्क कंप्लीट हो जाए। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने खुद ही वो सोचना है कि कैसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये तो था जीटीओ से रिलेटेड। अभी हम अगर डिप्टी की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू होगा। ग्रुप डिस्कशन में आपका एक टॉपिक इंग्लिश का होगा, एक टॉपिक उर्दू का होगा। ग्रुप डिस्कशन में आपने जल्दबाजी नहीं करनी। जीटीओ आपको टॉपिक दे देता है, बच्चा एकदम से स्टार्ट कर देता है, जिससे पता चलता है कैंडिडेट सेल्फिश है। दूसरों को भी आपने मौका देना है और अपनी बारी का भी आप इंतज़ार करें। बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि दूसरों को नहीं सुनते और जब अपनी बारी होती है कहता है कि सब मेरी तरफ, मुझे सब सुने, लेकिन आपको चाहिए कि आप बाकियों को भी सुने। उनके टाइम पे तो आप अपने लिए पॉइंट्स ढूंढते हैं, तो ऐसा आपने नहीं करना। उनको भी आपने सुनना है और वो भी आपकी बात फिर सुनेंगे। उसके बाद आपने ऐसा करना है कि तनकीद कभी भी नहीं करनी। बहुत से बच्चे अपने इदारों पे, अपने मुल्क पे तनकीद करते हैं, इस तरह से नहीं करना। डिप्टी प्रेसिडेंट आपको कहेगा कि आपने अपने सबॉर्डिनेट ऐसा करना है कि दोस्त आपने इनको समझना है, मेरी तरफ नहीं देखना, आपने आपस में ही एक दूसरे को देखना है, लिहाजा डिप्टी को आपने बिल्कुल नहीं देखना। बात जैसे ही आप करेंगे तो सब कैंडिडेट्स को आप देखें। बच्चा ऐसा करता है, जो उसकी तरफ देखता है उसको देखता है, जो उसकी तरफ नहीं देखता उसको नहीं देखता। तो सारे कैंडिडेट्स की तरफ आपने देखना है। कोशिश करें कि वो आपकी बात अच्छी तरह से सुने, इससे आपको इन्फ्लुएंसिंग एबिलिटी की क्वालिटी मिलेगी। बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं बोलना और बहुत ही कम भी आपने नहीं बोलना। इतना ज़्यादा भी नहीं बोलना कि सारा बात आप ही करें, इतना भी टाइम होता है, और इतना कम भी नहीं बोलना कि आप में करेज ही ना हो बोलने की। तो ये सारा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, किस तरह से आपने गलतियाँ नहीं करनी। वीडियो में टाइम इतना नहीं है ताकि मैं आपको डिटेल से समझा सकूँ। इसके बाद आ जाता है डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू। डिप्टी प्रेसिडेंट का इंटरव्यू ये होगा कि ग्रुप डिस्कशन के बाद ही होगा। इंटरव्यू में जैसे ही आप लोग इंटर होंगे, दरवाजे को नॉक नहीं करना। जैसे ही आप जाएंगे, बगैर परमिशन के आपने नहीं जाना, परमिशन लेके आप जाएं, दरवाजे को आराम से बंद करें, चेयर के साइड पे आप खड़े हो जाएं, दरवाज़ा जीटीओ आपको परमिशन दे देगा, फिर आपने बैठ जाना है और शुक्रिया अदा के। फिर इंट्रोडक्शन आपसे पूछेगा। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि माय नेम इज़ दिस, माय फादर नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम कराची, इस तरह से नहीं, अच्छी तरह से मैच्योर होकर आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। फिर जीटीओ आपसे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ आपसे रिलेटेड सवाल पूछेगा, आपकी फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड सवाल पूछेगा, आपके हॉबीज़ से रिलेटेड, आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जो कि आपने बायोडाटा फॉर्म में मेंशन की होंगी चीज़ें, वो सारे जीटीओ आपसे पूछेगा। उसके बाद 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ से रिलेटेड आपसे सवाल करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा ISSB देने जाता है, 80% बच्चों को नहीं पता कि 14 लीडरशिप क्वालिटीज़ हमने कैसे वहाँ पे शो करनी है। पिक्चर स्टोरी में एक बच्चा क्या करता है, वहाँ पे कहते हैं उमर इज़ इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, इमोशनली स्टेबल, एडॉप्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। एक लाइन में 5 क्वालिटीज़ शो कर दी, तो वो जो सामने बैठा है वो तो पागल नहीं है ना। क्वालिटीज़ आप डायरेक्टली नहीं शो कर सकते, इनडायरेक्टली आप क्वालिटीज़ को शो करेंगे। आपसे डिप्टी प्रेसिडेंट कंफर्म करेगा आपका किरदार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी, करेज, इनिशिएटिव, इमोशनल स्टेबिलिटी और भी क्वालिटीज़ वो आपसे कंफर्म करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इंटेग्रिटी से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे जाते हैं, इनडायरेक्टली पूछेगा जीटीओ। तो इसकी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आपके मॉक इंटरव्यूज़ होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, ताकि ISSB में जाते हुए वो गलतियां आप वहां पे ना करें, बल्कि यहाँ पे जो भी गलतियां हैं वो आप करेंगे। हम आपको बताएंगे कि ये गलतियां आपने नहीं करनी। इसके अलावा ISSB के आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। हम आपको रट्टे नहीं लगवाएंगे, बल्कि आपको आपकी पर्सनालिटी के मुताबिक 100% तैयार किया जाएगा। मज़ीद आपको जो जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ISSB से रिलेटेड नोट्स चाहिए या ऑनलाइन क्लासेस, इसी व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है, इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।